हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम अपने डे 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करता है वो AS3 रिवाइज्ड है। हाँ, तो MCQ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन सा AS कवर करता है, तो आपको टिक किस पे लगाना है? AS3 रिवाइज्ड पे टिक लगाना है। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड की कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैश फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है कि कोई चीज़ आ रही है और जा रही है। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा फ्लो और स्टॉक। फ्लो क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम पे नापा जाता है, स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है। जैसे कि आपके घर में एक पानी की टंकी है, अगर आपकी मम्मी ने बोला कि जा ऊपर जाके देख के आ पानी, टंकी में पानी कितना है। आपने बोला कि टंकी आधी है, तो क्या वो अब आधी ही रहेगी पूरे दिन? नहीं, टंकी का पानी बढ़ेगा भी और घटेगा भी। आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला, जैसे मान लो 2 बजे आप गए ऊपर, आपने 2 बजे बोला टंकी आधी है, यानी वो चीज़ क्या है? वो स्टॉक है। अब जो उसमें पानी आ रहा है और जा रहा है, वो जो हो रहा है उसे कहते हैं फ्लो। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम में ही क्या है? कैश का फ्लो देखेंगे। फ्लो का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम एक लंबे समय का या छोटे समय का कैश का फ्लो देखने वाले हैं। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 साल की बनती है, तो 12 महीने के पीरियड को ही हम 12 महीने के पीरियड का जो कैश का फ्लो निकालेंगे उसे बोला जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब फ्लो 2 तरीके का होता है, जैसे कि आपकी पानी की टंकी है, या तो पानी आ रहा है या जा रहा है। ऐसी कैश है, या तो कैश आएगा या जाएगा। ठीक है, अगर कैश आ रहा है तो उसे मैं बोलूंगा इनफ्लो, अगर कैश जा रहा है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? आउटफ्लो। इतना क्लियर है? तो देखिए पीछे आपको डेफिनेशन दिख रही है, उसको देखते हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? इनफ्लो और आउटफ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम इसको मेजर करते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, इनफ्लो कब होगा? इनफ्लो तब होगा जब आपको पैसा मिलेगा, यानी रिसिप्ट पे क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। और आउटफ्लो कब होगा? जब आप पैसे दोगे, यानी पेमेंट पे क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना 3 तरीके के फ्लो होते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। नो फ्लो किसे कहते हैं? इनफ्लो तो आपको समझ में आ गया, कोई इनकम हुई तो इनफ्लो, या पैसे आ रहे हैं तो इनफ्लो। आउटफ्लो किसे कहते हैं? अगर पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो, कोई एक्सपेंस हो गया तो आउटफ्लो। ठीक है, नो फ्लो किसे कहते हैं? कोई उधार ट्रांजैक्शन हो गई, या आपने कैश से कैश का ट्रांजैक्शन कर लिया। जैसे कि आज की डेट में कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं है। मैंने क्या करा? कैश निकाल लिया बैंक से, क्या मेरे पास पैसा आया? हाँ, कैश आया, लेकिन बैंक चला गया। क्या मेरे फ्लो पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये तो वही बात होगी ना, मैंने अपनी ऊपर वाली जेब से पैसे निकाल के नीचे वाली जेब में रख लिए, तो क्या कोई फ्लो आया? नहीं आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्लो समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैश का क्या मतलब होता है। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो कैश का मतलब होता है, कैश का मतलब केवल कैश नहीं है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो कैश हो या कैश जैसा ही यूज हो जाता हो उसे क्या कहते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वाइवा में भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई, जो आपके वाइवा होते हैं उसमें भी बहुत बार पूछा गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। तो ध्यान रखना, एक तो आपका कैश आता है, ठीक है, एक आपका बैंक आता है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज आते हैं, और एक करंट इन्वेस्टमेंट आती है। हाँ, जब हम बैलेंस शीट करते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट का कॉलम अलग होता है, लेकिन कैश फ्लो में हम करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही मान के चलते हैं। अब एक और चीज देखना, अगर मैं इनके बीच फ्लो करता रहूं, कैश का बैंक के साथ, बैंक का कैश के साथ, कैश का मार्केटेबल सिक्योरिटी के साथ, मार्केटेबल सिक्योरिटी का कैश के साथ, कैश का करंट इन्वेस्टमेंट के साथ, करंट इन्वेस्टमेंट का कैश के साथ, तो इसमें कोई फ्लो नहीं बन रहा। क्लियर है इतना? फिर से देखो, जैसे कि मान लो मैंने अपने बैंक अकाउंट से कोई करंट इन्वेस्टमेंट खरीद ले, तो वो भी मेरा पैसा है, ये भी मेरा पैसा है। एएस क्या कहता है कि आप दोनों ही कैश हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं बन रहा। करंट इन्वेस्टमेंट बेच के मेरे बैंक में पैसे आ गए, तो दोनों ही कैश है, तो मेरा कोई फ्लो नहीं बन रहा। इतना क्लियर है?
हाँ, अगर बैंक से मैंने जमीन खरीद ली, अब जमीन नॉन करंट एसेट है, ठीक है, तो वो आपका आउटफ्लो होगा क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। ठीक है, डाउट ये आ सकता है कि भाई जमीन तो आ रही है, हम जमीन का फ्लो नहीं देख रहे, हम किसका फ्लो देख रहे हैं, कैश का फ्लो देख रहे हैं, तो पैसा जा रहा है यानी ये क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई, अगर पैसा आ रहा है तो आप प्लस करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे, यही तो फ्लो हो गया। अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो मैं प्लस कर दूंगा और पैसे कम हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो भाई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम क्लास 12th में इसी मेथड को करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड आप सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब अपने चैप्टर को। देखिए कुछ चलिए अब कैश का फ्लो हम तीन एक्टिविटीज में देखते हैं। हाँ, एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। जो फ्लो होता है ना, फ्लो हम तीन एक्टिविटीज में देखेंगे। पहली एक्टिविटी होगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी का नाम क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी का नाम होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, सारा चैप्टर इन तीन एक्टिविटी में ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, मान लीजिए मेरी एक परचून की शॉप है। ठीक है, अब वो परचून की शॉप में मैं जो भी कर रहा हूँ उससे रिलेटेड चीजें कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। अब जो भी कर रहा हूँ मतलब ये नहीं कि एसेट बेच रहा हूँ, एसेट खरीद रहा हूँ, वो नहीं, जो उस शॉप के लिए जरूरी है। जैसे कि जरूरी क्या है, स्टॉक का खरीदना, बिल्कुल, डेटर से पैसे लेना, बिल्कुल, क्रेडिटर को पैसे देना, ठीक है, और सेल करना, परचेज करना, ठीक है, वेजेस पे करना, सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को, ये सब आपके बिजनेस के काम है। तो वो सब कहाँ जाएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बिजनेस रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सब आपकी कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर चली जाएगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एंट्री ऐसी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आ रही है तो वो एंट्री भी कहाँ चली जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही चली जाएगी। इस चीज का एग्जांपल मैं अभी आपको बाद में दूंगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट को परचेज करना या फिर सेल करना। क्या बोला मैंने, एसेट का परचेज और एसेट को सेल करना। जमीन खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिबेंचर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और क्या हो सकता है, फर्नीचर खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और भी आप जितनी भी तरीके की एसेट खरीदते हो, हाँ बिल्कुल, फ़ोन खरीदना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लैपटॉप खरीदना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मतलब आप जो भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो या अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी अभी आपसे एक लाइन बोली थी कि भाई अगर कोई एंट्री उस एक्टिविटी से जुड़ी हुई हो जो इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग में जा रही हो, तो वो एंट्री भी कहाँ चली जाएगी, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग में चली जाएगी। एग्जाम्पल में मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, अब बताओ बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है, ठीक है, तो बिल्डिंग कहाँ पे जाएगी, बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, है ना। बिल्डिंग किसका पार्ट बन जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। अब वो बिल्डिंग मैंने क्या करा, रेंट पे दे दिया। अब एक बात बताओ, रेंट रिसीव्ड हुआ, क्या ये रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ, क्योंकि बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, इसलिए उससे जुड़ा हुआ रेंट भी कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। मैंने शेयर परचेज करे, देखो इशू नहीं कह रहा, परचेज करना कह रहा हूँ। जैसे हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो वो मेरे लिए एसेट हो गई ना, हाँ, तो उससे अगर मिलने वाला डिविडेंड
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि वो शेयर भी कहाँ थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में थे। मैंने किसी को लोन दिया, लिया नहीं, दिया, तो वो भी एसेट है, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। साफ सीधी बात है कि अगर आपकी मेन एक्टिविटी जिस हेड में जा रही है तो उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी भी उसी हेड का पार्ट बन जाएगी। क्लियर है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आया, देखो बिजनेस से रिलेटेड चीजें ऑपरेटिंग में आ गई, एसेट्स परचेज और सेल कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग में चला गया। तो फाइनेंसिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में लोन से रिलेटेड चीजें आएंगी, मतलब आपको कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिल सकता है, यानी ये पैसे की बात करेगा। आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो और लोन ले सकते हो। लोन के रूप होते हैं डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन। ठीक है, अब डाउट ये आएगा सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, चाहे किसी भी तरीके का लोन हो, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। अब देखो शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का, नहीं फाइनेंसिंग का, या फिर दोनों का। अभी देखते हैं, देखो शेयर मैंने खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उससे मिलने वाला डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है, अगर शेयर मैंने इशू करे हैं तो वो मेरे पास पैसा आ रहा है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस पे होने वाला डिविडेंड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या आएगा। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, पहली एक्टिविटी आपको दिख रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो देखते हैं भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या क्या होगा और आउटफ्लो क्या क्या होगा। देखो इनफ्लो आउटफ्लो वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे जाना। मैंने एक चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट मेरे पास आई, उससे मतलब नहीं है, कैश मेरे पास से गया, यानी ये आउटफ्लो है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, कैश सेल, क्या सेल के बिना बिजनेस है, नहीं, तो सेल किसका पार्ट बनेगा, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, रॉयल्टी फीस और कमीशन। अब देखो अगर आप सर्विस फील्ड में हैं, जैसे हमारी टीचिंग लाइन है तो हमें फीस मिलती है, तो ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ है, तो फीस भी आपकी कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। रॉयल्टी, जैसे आप टी एस ग्रेवाल या डी के गोयल जिस भी बुक को आप रेफर करते हैं तो उन राइटर को रॉयल्टीज़ मिलती हैं, तो वो उनका मेन बिजनेस कोर है, तो वो भी आपकी कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह को कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। बिल्कुल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, हाँ, तो ये सब चीजें आपकी किसकी पार्ट बन गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इनफ्लो है भाई, ये इनफ्लो क्यों है, इनफ्लो इसलिए क्योंकि सेल से भी पैसा आता है, रॉयल्टी फीस से भी पैसा आता है और डेटर से भी पैसे आते हैं, तो सब पॉजिटिव आइटम्स है, इसलिए क्या है, इनफ्लो है। ठीक है, अब इसी चीज का उल्टा देखते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे। जैसे कैश परचेस, ये भी आपके बिजनेस से रिलेट कर रहा है, बट पैसा जाता है, स्टॉक आ रहा है उसको नहीं देखेंगे, पैसा जा रहा है। हम हमारा चैप्टर है कैश फ्लो, कैश का फ्लो देखेंगे। ठीक है, तो यह आउटफ्लो है, कैश पेड टू क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, तो ये भी क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये भी क्या है, आउटफ्लो है। अब बताओ सैलरी आप एम्प्लॉय को दोगे, ऑफिस एक्सपेंस आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो सब ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएंगे। हाँ, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक वेजेस वगैरह, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई एक्टिविटी का मेन हेड है तो उससे जुड़ा हुआ सब हेड भी उसी में जाएगा। टैक्स, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो इनकम टैक्स कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम पे लगता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, मशीनरी बेचने पे टैक्स लगा तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए, अब इसी चीज को हम, अगर मेरी कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है तो मैं कैसे सोचूंगा। फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है, जिसका काम है पैसे से रिलेटेड, वो गुड्स नहीं बेचती, पैसे को इधर उधर करती है। जैसे बैंक, बैंक क्या, एक फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है। बजाज फाइनेंस सुना होगा आपने, बजाज फाइनेंस क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, तो इनका मेन काम क्या है, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करना, तो ये इनफ्लो है। बैंक का काम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, उनके लिए इनफ्लो है। सेल ऑफ सिक्योरिटी, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो भी एक फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है,
तो अगर वो सेल ऑफ सिक्योरिटी करते हैं तो वो भी उनका इनफ्लो होगा। लोन एंड एडवांस रीपेड बाय थर्ड पार्टीज, तो ये भी इनफ्लो होगा। ठीक है, रीपेड बाय थर्ड पार्टी यानी किसी ने मेरे को पैसे दिए, तो ये क्या है, इनफ्लो है। ठीक है, ऐसी इंटरेस्ट पेड अगर आपने कर दिया तो वो आउटफ्लो है। ठीक, इसका उल्टा परचेज कर ली सिक्योरिटी तो वो आउटफ्लो है। और लोन एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी, अगर मैंने लोन दे दिया तो वो भी क्या है, आउटफ्लो है। ठीक है, तो आपको देखना है मेरी कंपनी का नेचर क्या है। कंपनी का नेचर अगर गुड्स या सर्विस का है तो ऊपर वाली कंडीशन लगेगी। कंपनी का नेचर अगर फाइनेंसिंग कंपनी का है तो नीचे वाली कंडीशन लग जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आई होगी। याद रखना, अगर कोई मेन चीज एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में जा रही है उससे रिलेटेड चीज भी उसी एक्टिविटी में जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगली एक्टिविटी देखेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम में क्या है, इन्वेस्ट करना, यानी कि मेरे को एसेट खरीदना और बेचना। अगर इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होती है तो मैं किस में डालूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दूंगा। हाँ, जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, एसेट का बेचना और खरीदना सब इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो वो आउटफ्लो है और बेच रहे हो तो वो क्या है, इनफ्लो है। तो अभी देखो मैं बेच रहा हूं तो ये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये भी क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो। अब देखो इसी चीज को, इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट मिला तो आपकी मेन चीज क्या थी, इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर खरीदे तो मेन चीज क्या हो गई, वो डिबेंचर। वो अगर इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट भी किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। सेम शेयर पे अगर डिविडेंड मिल गया तो वो भी आपका किसका पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, आउटफ्लो क्या क्या हो सकते हैं, या तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो का पार्ट बनेगा। ठीक है, चलिए एक बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों के मन में, सर गुडविल कहाँ है, कि गुडविल भी तो एसेट है। तो ध्यान रखना, गुडविल अगर बढ़ रही है तो भाई पड़े पड़े तो बढ़ेगी नहीं, और बुक्स में बढ़ रही है यानी परचेज गुडविल है, यानी मैंने उस गुडविल को खरीदा होगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। लेकिन गुडविल अगर कम हो रही है तो जैसे एसेट कम होती है तो डैप लगता है ना, ऐसे ही उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे आपका एक हेड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंस का, ये वहाँ जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हम कैश का फ्लो देख रहे हैं, नॉन कैश एक्टिविटीज का फ्लो नहीं देख रहे हैं। क्लियर है इतना, ऐसे ही पेटेंट के साथ होगा भाई। चलिए अगली एक्टिविटी मेरे को दिख रही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लोन या जहां से मेरे को पैसा मिला हो उसकी बात कर रहा है। तो बताओ भाई पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड, लोन हमने ले लिया, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, है ना। तो ये सब इनफ्लोज हैं। शेयर मैंने इशू करे तो पैसा आया, डिबेंचर इशू करे तो पैसा आया, ठीक है, लोन ले लिया तो पैसा आया, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ गया तो भी पैसा आ गया। जैसे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का है, वो 2 लाख का हो गया, यानी 1 लाख मैंने इस साल यूज कर लिया, वो भी पैसा आ गया। तो ये सब इनफ्लोज है। आउटफ्लो में भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, बायबैक कर लो भाई इक्विटी शेयर को, यानी इक्विटी शेयर को पैसे दे दो, रिडम्पशन कर लो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, सेम लिखा है, शेयर को रिडीम कर लो, डिबेंचर को रीपे कर लो, या डिबेंचर से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड अगर डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो डिविडेंड आपने पे करा, वो भी इसी का पार्ट बनेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स लोन, ठीक है, तो जिस भी आपने लोन लिया है उसकी अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी क्या बनेगी, आउटफ्लो बनेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा था तो वो कहाँ गया था, इनफ्लो में, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कम हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, आउटफ्लो में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। चलिए अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम सीखते हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, याद करो जब हम रेशियो कर रहे थे तब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, तो जल्दी से देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ये वो कॉन्सेप्ट था भाई जब मैंने आपको कराया था। तो इधर देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा भाई, यहाँ पे सेल्स लिख दिया है ना। सेल्स क्या होती है, आपकी इनकम होती है ना। अब वो इनकम में से COGS माइनस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम माइनस होते हैं, EBIT आता है, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट माइनस होता है, PBT आता है, फिर टैक्स माइनस होता है, पैट आता है। ठीक है, तो ये तो आपकी इनकम स्टेटमेंट है। अगर आपने ये क्लास नहीं ली है तो आप रेशियो की क्या कहते हैं थर्ड क्लास देखना, जहाँ पे मैंने रेशियो कराया है। ठीक है, 2-3 वीडियो पहले की क्लास है ये, थर्ड क्लास देखना, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है अच्छे से। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब पैट आ जाता है, पैट का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट, तो उसके बाद कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, या तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड बांट देगी। कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड बांट देगी, है ना। या फिर कंपनी उसको बचा लेगी। अगर डिविडेंड बांटा है तो उसको बोलेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसने बचा लिया तो उसे बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही पड़ा छोड़ देगी, उसका रिजर्व भी नहीं बनाएगी। ठीक है, या वो क्या करेगी, डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड नहीं बांट रही तो वो रिटेन्ड अर्निंग यानी रिजर्व बना लेगी, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में पड़ा हुआ छोड़ देगी। ठीक है, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को इससे लिंक करूं कि सर ये क्या कराने लग गए आप, तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, है ना। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है, याद करो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। किससे होती है शुरुआत, देखो यहां से शुरू होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से उसकी शुरुआत होती है। तो अब अगर मैं इससे उसको लिंक करूं तो देखो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हमको देगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L देगा भाई, वो मुझे क्या देगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L देगा वो मुझे, है ना। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L से मेरे को कहाँ पहुंचना है, बिफोर टैक्स, यानी मेरे को पहुंचना है PBT तक। कहाँ तक पहुंचना है, PBT तक। येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा, ब्लू लेना, ठीक है। मेरे को कहाँ तक पहुंचना है, PBT तक पहुंचना है। तो अब क्या करें, स्टेटमेंट ऑफ P&L से रिटेन्ड अर्निंग माइनस हुआ होगा तो उसे क्या कर दें, प्लस कर दें। उल्टा चल रहे हैं भाई। ठीक है, डिविडेंड माइनस हुआ होगा तो उसे भी क्या कर दूं, प्लस कर दूं, है ना। फिर उसके बाद टैक्स माइनस हुआ होगा, टैक्स को भी प्लस कर दो, पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, है ना। तो बस इतना ही करना है आपको। हाँ, चलिए अब मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे को दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, तो कैसे निकालूंगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर मेरे को बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मान लो इस साल का दिया है 2 लाख और पिछले साल का दिया हुआ 1 लाख, तो मैंने बताओ कितना कमाया इस साल, 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख माइनस हो गए, है ना। ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। हाँ, अब यहाँ से मेरे को कहाँ जाना है, वापस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है, तो मैं रिटेन्ड अर्निंग प्लस करूंगा ना, बिल्कुल। तो जब मैं रिटेन्ड अर्निंग को प्लस करूंगा तो यानी कि जितने भी ट्रांसफर टू रिजर्व हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है, जितने भी ट्रांसफर टू रिजर्व है वो सब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या क्या आ सकता है, सारे रिजर्व यहाँ पर आएंगे जो प्रॉफिट से बनते हैं। जो किससे बनते हैं, प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट से बनते हैं। जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट से बनता है, आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नेट प्रॉफिट से बनता है, आएगा। कॉन्टिजेंसी रिजर्व नेट प्रॉफिट से बनता है, वो भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब आपके प्रॉफिट से बनते हैं, वो सब आपके आ जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, नहीं, वो तो भाई शेयर होल्डर से लिया जाता है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, वो हमने यहाँ पे सीखा था। बताओ भाई, पहली चीज आई समझ में, ठीक है। अब बारी किसकी आई, अब बारी आई डिविडेंड की। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को डिविडेंड वापस से ऐड करना है, अगर मैंने प्रॉफिट में से माइनस किया है तो अगर मैं इसको वापस से ऐड करूं तो यहाँ पे ऐड कर दिया ना, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का,
और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। अब ये है क्या, देखो भाई इधर प्रपोज डिविडेंड, ध्यान से देखना, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरे बिजनेस का सेकंड ईयर है। अब देखो जो हमारा ईयर है अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मार्च में क्या लगता है, स्टेटमेंट सारी बन जाएंगी? नहीं, टाइम लगता है नहीं। तो मान लो 2 या 2.5 महीने लगे, फिर एक मीटिंग हुई भाई कंपनी की। कंपनीज में डिसीजन ऐसे नहीं होते ना, 50% की वोटिंग पावर चाहिए तभी आप डिसीजन ले सकते हो, है ना। तो फिर वोटिंग हुई 3 महीने बाद कि भाई डिविडेंड देना है या नहीं देना, ठीक है। तो अब बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर होल्डर को मना रहा हूँ, और मनाने को हम क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड बोलते हैं, है ना। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर मना रहे हैं, वो डायरेक्टर मना रहा है शेयर होल्डर को कि मैं डिविडेंड दूं या ना दूं। अब अगर यहाँ पे शेयर होल्डर ने यस बोला 50% से ज्यादा तो डिविडेंड बटेगा, और नो बोल दिया तो डिविडेंड नहीं बटेगा, ठीक है। बट बात तो वो है ना, डिविडेंड बट कौन से साल का आ रहा है, डिविडेंड तो भाई पिछले साल का बट रहा है। तो इस साल बट रहा है, बट कौन से ईयर का बट रहा है, पिछले साल का, लेकिन फ्लो तो इस साल में जा रहा है ना। तो मैं इस साल ऐड या प्लस करूंगा, और वो भी कौन से डिविडेंड लूंगा, प्रीवियस ईयर का लूंगा, करंट ईयर का डिविडेंड मैं अभी नहीं लूंगा। क्लियर है इतना, आया समझ में? चलिए ठीक है। अब इससे उल्टा होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि आपके जो इतने कॉम्पिटिटर हैं, मान लीजिए वो आप सब शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, या फिर कंपनी का मन कर रहा है कहीं पे साल के बीच में कि उनको लग रहा है मेरे पास फंड सफिशिएंट है, चलो शेयर होल्डर को खुश कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए होती है ईजीएम, वहां पे कंपनी क्या करती है, सीधा डिविडेंड अनाउंस कर देती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कोई पिछले साल का चक्कर है नहीं, इसी साल कमाया और इसी साल बांट दिया, है ना। तो उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। आया समझ में? तो इसलिए इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का लेंगे और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेंगे। डिविडेंड याद रखना, इंटरिम, करंट ईयर, प्रपोज्ड, प्रीवियस ईयर, पी से प्रपोज्ड, पी से प्रीवियस, ऐसे करके याद कर लो भाई। हाँ, तो भाई डिविडेंड हो गया। अब किसकी बारी आई, अब आई बारी भाई टैक्स की, ठीक है। इंडियन टैक्स सिस्टम एडवांस टैक्स पे चलता है, हाँ, जितनी भी फर्म्स होती हैं उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। तो उससे बचने के लिए कंपनी बनाती है प्रोविजन, ठीक है। तो साल के शुरू में जो प्रोविजन बनता है, उस प्रोविजन फॉर टैक्स को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो इस साल का प्रोविजन तो इसी साल बनेगा ना, तो हमेशा प्रोविजन कौन से ईयर का ऐड करेंगे, करंट ईयर का ऐड कर देंगे, ठीक है। कुल मिला के देखो, चल तो हम इसी स्टेटमेंट पे रहे ना, पहले रिजर्व, फिर डिविडेंड, फिर टैक्स, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, पहले बताओ इतना क्लियर है तब आगे बढ़ूं ना, क्लियर है इतना तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ पहुंच गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ठीक है। अब इसमें से जो क्या बचा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बच गए। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो प्लस कर दो, इनकम है तो माइनस कर दो। अच्छा, फिर ये क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स होता है अगर आपका ज़्यादा टैक्स चला गया तो गवर्नमेंट रिफंड कर देगी, तो ये क्या है, इनकम है, तो इसलिए इसे लेस नहीं करेंगे, हाँ लेस कर देंगे क्योंकि ये क्या है, इनकम है। क्लियर है इतना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते, जैसे आग लगना, भूकंप के कारण हमारा कुछ लॉस हो गया, जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं उनके कारण हमारा कुछ लॉस हो गया, वो सारे आइटम किस में जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाएंगे। वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी आपकी कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में चली जाएगी। वीआरएस क्या होता है, जब किसी गवर्नमेंट कंपनी को बंद करा जाता है तो उसके एम्प्लॉय रिटायरमेंट की एज में नहीं है, फिर भी उनको रिटायरमेंट दिया जाता है, तो उसे वीआरएस बोलते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होगी, उसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह मिल गया तो वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको गुडविल वाले चैप्टर से लिंक करते हैं। भाई गुडविल में सेल ऑफ एसेट या परचेज ऑफ एसेट भी आता है, ये गुडविल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एबनॉर्मल था, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में परचेज और सेल ऑफ एसेट नहीं आता है क्योंकि वो एबनॉर्मल तो है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस कभी ना कभी अपनी पुरानी एसेट बेच के नई एसेट को खरीदता है। क्लियर है? तो जो मेरे पास आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? चलो
एक या दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। बेसिक क्लास थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ऐसे आप पेपर में लिख लेना, ये सी वाई है, ये पी वाई है, तो आपको पता चलेगा भाई। कई बार ये ऊपर नीचे हो जाता है, 22 इधर 23 इधर। हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया हुआ है, और अनपेड डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे को प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, इस पे इक्विटी शेयर्स पे 21-22 का और 22-23 का, 1,60 और 2 लाख। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड दिया है 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड। हमसे क्या कह रहा है वो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप फाइंड कर दो। ठीक है भाई, अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में करूं, करते हैं, आ जाओ। चलिए, सबसे पहले बताओ शुरुआत किससे कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो चलिए, कहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, हाँ, पहले कितने का था, 4 लाख, अब कितने का हो गया, 7,20,000। ठीक है, तो चलिए, तो क्लोजिंग कितने का था, 7,20, और ओपनिंग कितने का था, 4 लाख, यानी कितने का फायदा हुआ इस साल, 3,20,000। ठीक है, अब देखो क्या कोई रिजर्व दिख रहा है मेरे को, क्या कोई रिजर्व दिख रहा है मेरे को, नहीं है। ठीक है, क्या कोई डिविडेंड दिख रहे हैं, हाँ, 2 नहीं 3 डिविडेंड दिख रहे हैं। एक तो बैलेंस शीट में दिख रहा है डिविडेंड अनपेड, प्रपोज्ड और इंटरिम। अनपेड डिविडेंड क्या मेरे कैश के फ्लो को कुछ करेगा, नहीं, तो अनपेड डिविडेंड को तो मैं लूंगा ही नहीं। ठीक है, तो बचा क्या, प्रपोज्ड और इंटरिम, और प्रपोज्ड हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे, 1,60,000। तो कहीं दिख रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 1,60,000। अब देखो इंटरिम डिविडेंड भी है 40,000 का, और इसी साल पे करा है, तो इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का ही लेते हैं। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड 40,000 का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो किसी को। ठीक है भाई, अब इसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है मेरे काम का, और तो खैर मेरे काम का कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की एक प्रॉपर्टी है कि नाम में क्या है, प्रेफरेंस, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, पेमेंट में भी और डिविडेंड में भी। आप देखो यहाँ पे दोनों में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर। क्या प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, नहीं दिया, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे हम डिविडेंड देंगे। अगर यहाँ इक्विटी नहीं लिखा होता तो मैं मान के चलता कि भाई डिविडेंड दे दिया, बट यहाँ तो देखो दोनों में स्पेसिफाई करा है उसने, इक्विटी एंड इक्विटी। तो प्रेफरेंस को डिविडेंड नहीं दिया, तो 6 लाख का कितना परसेंट प्रेफरेंस पे डिविडेंड है, 10%। तो कितना हो गया, 60,000, वो डिविडेंड हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसको हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितने का हो गया, 6 लाख का 10%, 60,000। और तो कुछ है नहीं, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, आया समझ में, 2,05,20,580। तो आंसर आपका क्या हो गया, 5,80,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है, एक और क्वेश्चन कर ले, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए शुरुआत किससे करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है, 336, और ओपनिंग कितना है, 1 लाख, यानी ये कितना आ गया, 2,36,000। ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये मेरे को देखो दोनों ही कितना शरीफ क्वेश्चन है, क्लोजिंग और ओपनिंग लिख के दे दिया। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसने बोला इंटरिम या प्रपोज नहीं, लेकिन पेड तो इसी साल करा है तो आएगा। ठीक है, और एक्सपेंस इसलिए प्लस होगा, यहाँ पे आएगा डिविडेंड पेड कितने का, 72,000। इंटरिम डिविडेंड भी आता है, बिल्कुल, इंटरिम डिविडेंड भी आ जाएगा, कितने का है, 90,000 का। चलिए भाई ये भी आ गया। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व कितने का है, 1 लाख का, ये आता है, प्रॉफिट में से जाएगा, तो ये भी आएगा भाई, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व कितने का है अभी, 1 लाख का।
फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, वो भी आता है। तो यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस कर दूं प्रोविजन फॉर टैक्स को। कितने का है, 1.5 लाख का, तो इसको भी प्लस कर दिया। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स आता है, बिल्कुल। मैंने आपको बताया टैक्स का रिफंड आपके लिए इनकम होती है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, कितने से, 3000 से। इतना क्लियर है। उसके बाद लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आना ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्सपेंस है तो इसको प्लस करेंगे। अर्थक्वेक कितने का लॉस हुआ, 2 लाख का। और इनकम को क्या करें, इंश्योरेंस मिल गया ना 1 लाख का, तो उस इंश्योरेंस को प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के नाम से। कितने का, 1 लाख का। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 7,45,000। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। कल हम देखेंगे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट और कैश फ्लो का फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे 35 दिन के रोड मैप से अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।